तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। समय हमारे पास बहुत ही कम होता है और एज ए एक बैंकर के जीवन में एक इतना कम समय होता है, आपको इतनी सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं कि नमस्कार कर रहे हैं लोकेश जी, और भी साथी नमस्कार कर रहे हैं। शिखा शर्मा जी नमस्ते कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। शिखा जी बोल रहे हैं सर क्या ही बताएं, है ना। हम तो सुबह बैंक के लिए निकलते हैं, उसके बाद भूल ही जाते हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि बैंकिंग का जो जॉब है ना, आपके कॉन्शियस माइंड को एकदम अलर्ट करके रखता है। जब आप काउंटर में अपनी जिम्मेदारी को संभालने जाते हैं ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कुछ समय के लिए अपने परिवार या और दायित्वों को भूल जाते हैं कि कहीं बच्चा रख के आए हैं, कुछ करके आए हैं, किसी को खाना देना है, सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको एज ए कैरियर चुना है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए चैलेंजिंग इंडस्ट्री है और यहाँ पर जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अगर मान लीजिए कोई आपके एक्शन से कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई आपको करनी होती है। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा अलर्ट, एक्स्ट्रा कंप्लायंस और जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना होता है, जिसके लिए आपकी आदत हो गई है कि आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों को अलर्ट रखते हैं, उसी जगह फोकस हो जाते हैं। और तीसरा एक पार्ट होता है कस्टमर। कस्टमर क्या करते हैं, आपके सामने ही रहते हैं, तो आप जो आया उसी को अटेंड करने लगते हैं। पहले आओ, पहले उसका निदान होगा। तो जो सामने रहता है उसको रिजॉल्व करते करते क्या होता है शिखा जी, कि सर 5:30 हो जाता है। तो आप सुबह सोच के आए थे कि आज ये फाइल कंप्लीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। रामाकृष्णा जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नमस्ते कर रहे हैं सभी को रामाकृष्णा जी, है ना। वाह, मजा आ गया ना, है ना। खाना वाना खा लिए, मैं थोड़ा आपको देख लेता हूँ कि खाना वाना आप लोग खा लिए हैं। तो फिर उसके बाद आप लोग को ये लिंक दे के बुला लेता हूँ, है ना रामाकृष्णा जी। कौन घर वाली से झगड़ा करे, आ जाओ मेरे साथ। हाँ, अभी कुछ बात करे तो बोले अभी रुको भैया, पढ़ रहे। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक वो सब सो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको जो है जानकारी आपको मिलेगी। तो जो कि इस पार्ट ऑफ लाइफ, बट मैं ये कह रहा था कि बैंक में आप डेली एक एक नया नया चीज़ सीखने की कोशिश करिए। तो आज एक नया चीज़ सिखाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज ए बैंकर, और प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक चैट बॉक्स में कोई साथी जरा कमेंट कर दीजिए, तो फिर हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो ये जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो स्कीम्स है, ये बैंकिंग के लिए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रूरल इकोनॉमी के लिए भारत सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। है प्रीति यहाँ की रीति सदा, है प्रीति यहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो बैंकिंग में काम करने वाले हैं तो हम बैंकिंग की बात सुनाने के लिए आ जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, संदीप जी ने नमस्कार कहा, आवाज़ आ रही है, बराबर ओके है। तो चलिए आपको आज जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम्स के बारे में सरल तरीके से चर्चा के माध्यम से बात करते करते आपको मैं समझाता हूँ। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण योजना पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज की जो योजना है, वाह कितना बढ़िया शानदार, पीछे देखिए, है ना। एक उम्मीदों से भरा हुआ स्क्रीन है यहाँ पर, जिस पर हम लोग नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और गोट्री एंड अदर जो स्कीम्स है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सेंट लिखा हुआ है, सेंट गोट्री एंड अदर एनएलएम स्कीम्स लिखा है, उस पर मत जाइए। सेंट का मतलब होता है ये सेंट्रल बैंक की गोट्री स्कीम है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट गोट्री स्कीम है। लेकिन जो स्कीम्स गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड होते हैं ना रामाकृष्णा जी, तो वो जैसे पीएमईजीपी है, सभी बैंकों के लिए समान होता है ना, जिसमें सब्सिडी होती है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारी स्कीम्स जो होती हैं ये सभी बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड होती हैं और ये अप्रूव्ड स्कीम होती हैं। इसीलिए
किसी बैंक के नाम से नहीं जाके इसको कॉमन तरीके से देखिए, सभी बैंकों में यही होता है। जैसे पीएमएजीपी का जो है, सीजीटीएमएससी का स्ट्रक्चर है, जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया, फिर मुद्रा योजना हो गया, ये चाहे कोई भी बैंक हो, सभी बैंक के लिए एक समान होता है। तो साथियों, आज से काफी समय पहले सन 2014 और 15 में एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे नाम दिया गया था राष्ट्रीय पशुधन मिशन। क्या दिया गया था? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन का नाम दिया गया था। और इस मिशन को आज जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस मिशन में जो है सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तौर पे देखा जा रहा है, और इसमें फंडिंग के लिए आपके पास प्रपोजल भी आ रहे होंगे, और इसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। और वो कैपिटल सब्सिडी जो है 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और जहां गवर्नमेंट जो है लोगों को वो सब्सिडी देती है, तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा। सरकार क्या चाहती है, उसमें अपना पैसा लगा रही है, पूंजी दे रही है उस व्यवसाय को करने के लिए। तो आज के इस सेशन में हम जान पाएंगे कि जो भारत में ना, जितने भी जो ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, रामकृष्ण जी मेरी आवाज पहुंच रही है? भारत में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं बताइए? सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं, एक ऐसा बताइए, जैसे किसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना? ये सर नो है ना रामकृष्ण जी? तो एक किसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको उस हिसाब से उसका आय जो है उतना नहीं मिल पाता है, या उसका विकास नहीं होता है। फिर दूसरी बात, जो सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो जो रूरल में ज्यादातर लोग रहते हैं, जो खेती करते हैं, अब खेती के लिए भी जो आय के संसाधन हैं, उनको बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रीय पशुधन योजना की शुरुआत की गई। तो ये एक ऐसी योजना की शुरुआत की गई है जिसमें सरकार ने इंटरेस्ट लेते हुए कैपिटल सब्सिडी देने के माध्यम से, साथ ही साथ जो भी लोग हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलेंगे उनको, उनकी आय में वृद्धि होगी, उनका विकास होगा। और जो परिश्रमी नागरिक हैं, उनके विकास में वृद्धि हो। साथ ही साथ हमारे देश में जो पशु पैदा करने वाले जो नागरिक है, उसके काम में इजाफा हो, उस वृद्धि हो। इसी के को लेते हुए राष्ट्रीय पशुधन जो मिशन है, इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी, जिसे रिवाइज्ड किया गया है 2022-23 में। और भारत सरकार का ये जो योजना है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जिसको बोलते हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये जो योजना है, इसको देखता है भारत का जो पशुपालन और डेयरी विभाग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट, इसको देखता है। तो 2014-15 में भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की थी। और इस मिशन के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लाया जाने के लिए इनको एक जो है आसरा दिया, या एक सृजन हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, या ऐसे नागरिक जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो। और उसको जोड़ने के लिए ये राष्ट्रीय पशुधन का उत्पादन हो, उसमें वृद्धि हो, जिससे रोजगार सृजन होगा। साथ ही साथ जो पशुधन है, उनसे दूध, अंडा, ऊन, मांस, इन सब के उत्पादन में वृद्धि होगी। मतलब उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आप देखे होंगे एमएसएमई सेक्टर में एकदम से ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन होता है और आपका सर्विस होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उस तरह का आय का इनकम नहीं होता है। उसी के लिए ये इसको जो है शुरुआत की गई, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की है 2014-15 में। लेकिन अभी इसको जो है संशोधित किया गया है, और फिर उस राष्ट्रीय पशुधन मिशन 22-23 में इसको रिवाइज किया गया है। ये जो राष्ट्रीय पशुधन है, इसमें घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन जो है वो अधिक हो, और उस उत्पादन से ये जो चीज़ है इसको निर्यात किया जाए, दूसरे देशों में निर्यात किया जाए, जिससे कि हमारे देश में ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, और ये निर्यात से आय उनकी बढ़ेगी। मतलब इसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये योजना एंटरप्रेन्योरशिप या असंगठित क्षेत्रों में जो उनके उत्पाद हैं, उनको सही लिंकेज देना, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए
शुरुआत की गई। साथ ही साथ इनमें जो है लाइव स्टॉक मिशन के तहत इनमें एक बड़ी जो एक अच्छा कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैंने जैसे कि भूमिका बना दिया है तो आप लोग कुछ जान गए होंगे। अब आप बात करते हैं ये स्क्रीन। वाह, मजा आ गया ना रामकृष्णा जी देख के? वाह, है ना? थोड़ा हेलो हेलो कर दीजिए रामकृष्ण जी। आज आप कप्तान हैं, आज हमारे टीम के ना, हमारे जितने सारे हैं ना, सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था आप ही की तरफ से है। तो जरूर सर। नमस्ते नमस्ते। आपका नमस्ते सर, आपको मौका देना चाहिए बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा लग रहा है स्क्रीन पीछे, है ना? आप हाँ देखो। सर। तो आज जब हम इस सेशन के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पर, तो आइए इस स्क्रीन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स। तो इस योजना का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि टू फाइनेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग ऑफ गोटरी, सीप, रूरल पोल्ट्री, पिगरी, स्मॉल रोमिनेंट्स फार्म्स एंड यूनिट्स। ये योजना का जो उद्देश्य है, जिसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कहा जाता है, इस योजना के जो उद्देश्य है इसमें क्या है कि ऐसे लोग जो आपके फिशरी और आपके सॉरी ये गोटरी, सीप और रूरल पोल्ट्री, पिगरी और स्मॉल रोमिनेंट फार्म्स यूनिट्स में काम कर रहे हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए फाइनेंस करना। सपोज कोई गोटरी करना चाहता है, सीप का उत्पादन करना चाहता है, उनको जो है उत्पाद करना चाहता है, उनका पालन करना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, तो इसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट होगा उसको फाइनेंस करना। साथ ही साथ जो है पिगरी, रूरल पोल्ट्री, इनको जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको यूनिट को बिठाने के लिए, उनके रख रखाव के लिए जो फिक्स एसेट है उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए फाइनेंस देना। साथ ही साथ टू डेवलप एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन गोटरी, सीप, रूरल पोल्ट्री एंड पिगरी स्मॉल रोमिनेंट सेक्टर। स्मॉल रोमिनेंट सेक्टर का मतलब ऐसे होता है कि जो छोटे जुगाली करने वाले जो जानवर हैं उनको उत्पादन करने के लिए। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में किसानों को सुविधा प्रदान करते हुए ये जो है किसमें मांस का, अंडे का, बकरी का दूध, ऊन, चारे का उत्पादन बढ़ावा मिले, या उनको जो है इस मिशन के माध्यम से जो है पशुधन के उत्पादन में वृद्धि हो और उनकी आय बढ़े। तो इसके लिए जो है ये योजना लाई गई है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है, इनको फाइनेंस करने, ऐसे काम में लगे हुए जो भी नागरिक हैं, जो भी सिटीजन है, उनको फाइनेंस करना है। चलिए, अब देखते हैं इसके लिए कौन एलिजिबल होगा। कौन एलिजिबल होगा इस योजना में? लोन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी कोई भी इंडिविजुअल अगर ये पशुपालन करना चाहता है या डेयरी करना चाहता है तो ये एलिजिबल होगा। इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एलिजिबल होंगे और फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये है कि बहुत सारे किसान मिलकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि एक किसान के पास स्किल्स की कमी होती है, तो अगर बहुत सारे किसान अगर रहते हैं तो वो संगठित होकर काम करते हैं और जो भी उत्पादन होते हैं उसकी मार्केटिंग सही हो पाती है। एक किसान पैदा तो कर लेता है कोई भी उत्पाद को, लेकिन सही जगह सही रेट पर मार्केटिंग नहीं कर पाता है। तो इसी उनके मार्केट लिंकेज और उनके आय में वृद्धि हो और उनके लिए जो है सही उनको एक मार्केट मिले, उनके प्रोडक्ट का सही रेट मिले, इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इनको जोड़ा जाता है। तो इसके लिए कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल भी एलिजिबल है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो किसानों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जीएलजी है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है। तो ये एलिजिबल हैं इस लोन को लेने के लिए। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर हैं या कोई एलिजिबल एंटिटी है जो गोट ब्रीडिंग यूनिट, कम से कम 100 जो है मादा और 5 जो है नर के साथ, मैक्सिमम जो है 500 फीमेल और मैक्सिमम 25 मेल, मतलब ऐसा एक एंटरप्रेन्योर वो भी एलिजिबल है। लेकिन इसकी यूनिट दिया है कम से कम 100 फीमेल होने चाहिए, 5 मेल होने चाहिए। मतलब इस योजना को बिठाने के लिए 100 फीमेल जो स्टॉक होने चाहिए और 5 मेल स्टॉक होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होगा 500 फीमेल और 25
मेल होंगे। तो अगर इस अभी तक के जितना पढ़े हैं उसमें अगर देखेंगे तो पहला सवाल अगर बनेगा कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन का जो है कौन सा मिनिस्ट्री देखता है, तो आप उसको कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है वो देखती है। दूसरा, इसका मिनिमम जो आपका गोट ब्रीडिंग जो यूनिट्स है वो कितनी है, 100 फीमेल और 5 मेल्स का, मैक्सिमम 500 फीमेल और 25 मेल का। आगे हम एलिजिबिलिटी में और देखेंगे, क्योंकि जब भी किसी लोन स्कीम को हम पढ़ते हैं तो 5-6 तरीके से देखते हैं। पहला एलिजिबिलिटी, दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा मार्जिन, चौथा रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, और पांचवा सिक्योरिटी, और छठवां कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन या कोई सेलेंट फीचर, स्पेशल फीचर है, डेविएशन है, सब्सिडी है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो पहले एलिजिबिलिटी पे बात कर रहे हैं। अब जो है इसके लिए एलिजिबल और कौन है, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में लोन कैन बी एक्सटेंडेड टू एंटरप्रेन्योर एलिजिबल एंटिटीज, जो पिगरी यूनिट के लिए है। अभी जो पहले बात कर रहे थे गोट्री के लिए, तो गोट्री के लिए मिनिमम 100 चाहिए फीमेल और 5 मेल चाहिए, और मैक्सिमम 500 फीमेल और मिनिमम 25 मेल चाहिए। लेकिन अगर पिगरी है, सुअर पालन के लिए करते हैं, तो मिनिमम जो है 500 और 50, 100 और 5 बोर चाहिए। मतलब ये भी मेल फीमेल ही है। 50 जो है 100 चाहिए फीमेल चाहिए, और 5 जो है जो मेल चाहिए, और मैक्सिमम 100, 100 एंड 10 बोर्स, जो सुअर और बोना कहते हैं, तो ये जो है पिगरी यूनिट के लिए चाहिए। और सीप गोट पिगरी यूनिट जो भी अगर एंटरप्रेन्योर डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो फाइनेंस किया जाएगा इस योजना के तहत किया जाएगा। अब आते हैं इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें शामिल होता है। वाह, ये भी ना बात है। ये देखिए, रामकृष्ण जी ऐसे विजिट में जाते होंगे तो ऐसे नज़ारा देखने को मिल जाता होगा, है ना, खास करके गाँव में जाते होंगे तो ये पहले से ही लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सरकार चाह रही है कि ये बड़ी मात्रा में करें, और जिससे कि और लोगों को रोजगार मिले। एक यूनिट एस्टेब्लिशमेंट होगा तो कैसे रोजगार मिलेगा बताइए। जब ऐसे लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रख रखाव के लिए प्रॉपर व्यवस्था होगा उनके उत्पादन के लिए, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अदरवाइज तो लोग सिंगल सिंगल करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो उसी को जो है उत्पाद को बढ़ाने के लिए, और उनको मार्केट लिंकेज, उनको डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए ये जो है फाइनेंस दिए जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी कवर होंगे। गोट फार्मिंग, गोट फार्मिंग होगा। सीप रियरिंग, गोट फार्मिंग, सीप रियरिंग, रूरल पोल्ट्री, पिगरी, और स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर। स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर ये होता है कि छोटे जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं वो स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर्स होते हैं। तो उनके पालन पोषण के लिए अगर कोई लोन लेना चाहता है तो भी वो इसमें आता है। तो ये एक्टिविटी कवर्ड है इसके अंदर। और अब आते हैं नेचर ऑफ फैसिलिटी। इसमें नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या क्या हो सकता है, एक होगा टर्म लोन और दूसरा होगा वर्किंग कैपिटल। तो रामाकृष्ण जी बताइए, टर्म लोन जो है वो किसके लिए दिया जाता है बैंकों से। अगर कोई ग्राहक का जो आता है और उसको टर्म लोन हम देते हैं तो किस लिए दिया जाता है फाइनेंस करने के लिए दिया जाता है तो सर वो सपोर्टिंग के लिए ओके। लोन्स तो ये उनके तो है एसेट्स में फाइनेंस दिया ही जाता करना है, हम लोग तो मार्केट में फाइनेंस के लिए बैठे हैं। बट टर्म लोन जो दिया जाता है ना, वो फिक्स एसेट के इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। फिक्स एसेट मतलब वो उनके लिए फिक्स एसेट क्या होगा, ऐसा एसेट जो बैंक के दिए गए लोन से खरीदेगा, जिसका इस्तेमाल वो लंबे समय से करना चाह रहा है। जैसे है। कि देखो, ये स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा ना, तो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं तो ये बिल्डिंग बनाएगा, शेड बनाएगा, ये फिक्स एसेट है जो लंबे समय के लिए रहेगा। तो इसलिए हम लोग टर्म लोन देते हैं। फिर मशीन्स लाएंगे कुछ, या ऐसी चीज खरीदेंगे जिसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए करेंगे, वो होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के खरीदने के लिए जो लोन देते हैं हम टर्म लोन कहते हैं। और दूसरा वर्किंग कैपिटल, जैसे चारा खरीदेगा या स्टॉक खरीद के फिर बेचेगा। तो ये जो यहाँ दिख रहे हैं बकरियां, ये स्टॉक हैं, इनको खरीदना है बेचना है, तो ये वर्किंग कैपिटल होता है। तो दो तरह के यहाँ लोन दिए जाते हैं, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल। अब आता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस। ये स्क्रीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस विल बी ₹1 करोड़ यूनिट कॉस्ट।
जो यूनिट कास्ट होगा उसका 1 करोड़ होगा, और इंक्लूडिंग मार्जिन मनी है, मतलब ये प्रोजेक्ट कास्ट की बात हो रही है, 1 करोड़ इसका प्रोजेक्ट कास्ट होना चाहिए। अब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कास्ट तो आगे देखेंगे, मार्जिन कितना है, 20% है, 25% है, 10% है, ये आगे देखेंगे, लेकिन इसका प्रोजेक्ट कास्ट जो है मैक्सिमम 1 करोड़ होना चाहिए। तो फाइनेंस फिर जो है ये क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग मार्जिन लिखा है, इंक्लूडिंग नहीं, है ना, एक्सक्लूडिंग मार्जिन इसका मैक्सिमम जो है प्रोजेक्ट कास्ट 1 यूनिट कास्ट जो है 1 करोड़ होना चाहिए। तो आप 1 करोड़ को याद रखिए, इतना ट्रिकी तो नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन में एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग, लेकिन अगर ट्रिकी पूछ लिया हायर स्केल में तो आप याद रखिए एक्सक्लूडिंग मार्जिन मनी है। तो मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट कितना होगा, 1 करोड़। इसका मतलब ये है कि अगर वो मार्जिन 1 करोड़ का और दे रहा है तो वो मार्जिन हटा के हम मैक्सिमम उसको 1 करोड़ का ही लोन दे सकते हैं। ठीक है रामाकृष्ण जी, मान लीजिए अगर वो 2 करोड़ का लगा रहा है यूनिट, तो अब 1 करोड़ का जो अपने जेब से लगाया है उस पर नहीं करेंगे, लेकिन जो 1 करोड़ और बचा है उसको भी हम प्रोजेक्ट कास्ट लेके उसमें फाइनेंस करेंगे। क्यों ये बाइंडिंग रखा गया है, क्योंकि इसमें कैपिटल सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, मैक्सिमम जो यूनिट कॉस्ट है उसका 50% देती है, इसीलिए ये यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर रखा गया है। ये हुआ, क्वांटम ऑफ फाइनेंस होगा मैक्सिमम ₹1 करोड़ यूनिट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मार्जिन मनी। चलिए अब बात करते हैं यूनिट कॉस्ट में क्या क्या आएगा। यूनिट कॉस्ट में जो है कुछ इंडिकेटिव फिक्स कॉस्ट दिया है सीप और गोट्री के लिए। सीप और गोट्री के लिए इंडिकेटिव दिया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड है, फीड स्टोर है, मान लीजिए फीडिंग करते हैं तो उसको स्टोर बनाएगा, उसके लिए पक्का बिल्डिंग बनाएगा स्टोर रखने के लिए, साथ ही उस शेड का कंस्ट्रक्शन करेगा। कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ एनिमल बल्क डज, जो बल्क है, बक है एंड डज है, और सॉ एंड बोर्स है, इनको जो कॉस्ट जो परचेस करेगा ये यूनिट कॉस्ट में शामिल होगा। एनिमल में बी परचेस फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइव स्टॉक मार्केट, ओपन मार्केट, जो एनिमल हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड मार्केट से खरीदें, और इंडिविजुअल सेलर से भी खरीद सकता है, ये बात कही गई है। परचेस ऑफ गोट्री इक्विपमेंट सच एज फीडर, वाटरर्स एंड चाप कटर, ये सारे चीज़ें जो हैं, मतलब उस यूनिट को सही तरीके से सस्टेनेबल तरीके से चलाने के लिए जो भी आवश्यकता लगती है उन सारी चीज़ों में यूनिट कॉस्ट शामिल होगा। मिल्किंग मशीन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इफ रिक्वायर्ड, तो ये कॉस्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। अब अगर पिगरी की बात करें तो पिगरी में फिक्स एसेट क्या होंगे, फिक्स एसेट क्यों दे जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्म लोन हम देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पिग स्टे इंक्लूडिंग स्टोर रूम, तो जहाँ पर पिग रहेंगे वहाँ बनाने के लिए, साथ ही स्टोर रूम, और कॉस्ट ऑफ पिगलेट्स फॉर ब्रीडिंग, अदर कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका इंडिकेटिव है और ये जानने के लिए अच्छा है, बट प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी तक सिर्फ 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो मिनिस्ट्री, जिसको पशुपालन और डेयरी विभाग देखते हैं भारत सरकार का, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट, और दूसरा इसकी योजना की शुरुआत 2014-15 से की गई थी, 2023 में इसको फिर और संशोधित किया गया, और तीसरा जो है इसमें मैक्सिमम यूनिट कास्ट होगा 1 करोड़ रुपया। और ये भी हम चर्चा कर रहे हैं इंडिकेटिव जो है फिक्स कॉस्ट, जो पहले चर्चा की है वो फिक्स कॉस्ट का है, अभी जो चर्चा कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या लगेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जब होता है किसी एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में, तो उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल देते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी, उस जो भी यूनिट है उसको चलाने के लिए जो जरूरत पड़ती है तत्कालिक पैसे की, उसको जो है हम लोग करंट एसेट जो लगता है उनके लिए जो कैपिटल लगता है, पूंजी लगती है कार्यशील पूंजी, उसको हम वर्किंग कैपिटल के तौर पे देते हैं। तो कुछ इंडिकेटिव वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, जैसे कि आपको उनको फीडिंग करनी है, उनको मेडिसिन लगेगा, वेटनरी चीज लगेगा, इसके लिए वो वर्किंग कैपिटल देते हैं। मेजर इनका जो खर्चा होता है ये सेट बनाने का होता है, जैसे ये सेट बनाए आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये सेट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो टर्म लोन के रूप में होगा, और जो उनको फीडिंग है और जो रेगुलर तौर से उनको लगता है उनके लिए जो ज़रूरत है, कोई लेबर चार्ज पे करना है, मेडिसिन मेडिसिन वगैरह के लिए लगेगा, वेटनरी के लिए लगेगा, तो वो उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल देते हैं। वर्किंग कैपिटल जो होगा वो कहा गया फॉर द फर्स्ट 12 टू
14 मंथ्स के लिए दिया जाएगा टिल द स्टेज ऑफ इनकम जनरेशन। जो भी वर्किंग कैपिटल है, जब इनकम जनरेशन हो जाएगा तब वर्किंग कैपिटल जो है बंद कर दिया जाएगा। ये इस योजना के तहत बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं इंडिकेटिव प्रोजेक्ट कास्ट जो दिया गया है, ये इसके बारे में कहा गया। वाह क्या बढ़िया है ना रामकृष्ण जी, है ना। अब अपना जो अपना संदीप जी बोल रहे हैं, वाह सर देख के ही मजा आ गया बोल रहे हैं ना। तो ये मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ है। इसमें ये बात कही गई है इस स्क्रीन में से कि जो भी प्रोजेक्ट कास्ट होंगे वो नाबार्ड से इंडिकेटिव, नाबार्ड ने ऑलरेडी ये स्कीम्स के बारे में दिया है कि इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट कास्ट शामिल, प्रोजेक्ट कास्ट में क्या क्या कॉस्ट शामिल होंगे। तो द प्रोजेक्ट शुड बी फाइनेंस इन अकॉर्डेंस विद द इंडिकेटिव यूनिट कॉस्ट स्टिपुलेटेड बाय नाबार्ड। अब नाबार्ड इसका जो है रिफाइनेंस एजेंसी होता है, क्योंकि नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण एरिया में लोगों का आय कैसे बढ़े, उनका विकास कैसे हो, इसके लिए सीधे जो है वो ध्यान रखता है, निगरानी करता है, योजनाएं बनाता है, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता है और उनको वित्त पोषण भी करता है। तो इसीलिए ये डिजाइन करते हैं, रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके योजना बनाते हैं। इसलिए ये जो इंडिकेटिव कॉस्ट है वो नाबार्ड के हिसाब से होंगे। अब आते हैं ये स्क्रीन मार्जिन। जो मार्जिन मनी होंगे, जैसे किसी भी लोन को पढ़ने के लिए मैंने जैसे बताया था, पहले हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में के बाद हमने पढ़ा है क्वांटम ऑफ फाइनेंस। तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो इसमें यूनिट कास्ट होगा वो मैक्सिमम 1 करोड़ होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं हम लोग मार्जिन, मार्जिन कितना होगा। तो सबसे पॉपुलर जो सीरीज का, विपिन जी नमस्ते कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पॉपुलर सीरीज का एक सवाल पूछा जाता है, सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर लोन के लिए कितने रुपए तक के लोन में कोई भी मार्जिन नहीं लिया जाता है, ये कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है, ये पूछा जाता है। कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लिया जाता है। चैट बॉक्स में आप टाइप करिए, ज्यादातर पूछा जाता है। एग्रीकल्चर लोन के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। वो कौन सा अमाउंट है, वो है ₹1,60,000। तो 1,60,000 तक कोलेटरल की भी जरूरत नहीं है, मार्जिन की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अप टू ₹1,60,000 देर मार्जिन विल बी नील। above ₹1,60,000 to 5 lakhs the margin will be 20% of project cost। 20% प्रोजेक्ट कास्ट होगा 1,60,000 से लेके 5 लाख तक। एंड above ₹5 lakhs मार्जिन विल बी 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। 5 लाख से ऊपर का है तो मार्जिन होगा 25%। अगर 1 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट कास्ट है तो 25% इसका मार्जिन होगा। तो ये चीजें याद रख लीजिए। 1,60,000 तक कोई मार्जिन नहीं, 1,60,000 से 5 लाख तक 20% का प्रोजेक्ट कास्ट, और 5 लाख से ऊपर है तो 25% का प्रोजेक्ट कास्ट है। अब महत्वपूर्ण बात आते हैं इसकी सिक्योरिटी। एक महत्वपूर्ण बात होगा रिपेमेंट, जो आ गया होगा, रिपेमेंट आगे रह गया होगा। अब सिक्योरिटी इसमें क्या होगा, प्राइमरी सिक्योरिटी जो होगा, वो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगा, जितने भी ये लाइव स्टॉक हैं ये हाइपोथिकेशन होगा, और बैंक से जो पैसा देके वो एसेट क्रिएट हुआ है ये प्राइमरी सिक्योरिटी होगा। क्या होगा, बैंक ने किस लिए पैसा दिया है रामकृष्ण जी, ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में बैंक ने किस लिए पैसा दिया है? ये बकरी ये सब खरीदने पशु खरीदने के लिए। ओके, बकरी खरीदने के लिए, गोटरी खरीदने के लिए, है ना। तो हाँ ये हमारे बैंक के दिए गए पैसे से खरीदा है, क्योंकि ये यूनिट कास्ट में शामिल है, इसलिए ये हमारे पास हाइपोथिकेशन होंगे। और क्या चीज के लिए दिया है, शेड दिया है, शेड बनाने के लिए, मशीन्स दिए हुए हैं, है ना, उनके फीडिंग कटर दिए गए हैं। ये सारी चीजें हमारे पास सिक्योर्ड होंगी, हाइपोथिकेटेड होंगी। तो क्योंकि मशीन्स वगैरह मूवेबल होगा इसलिए हाइपोथिकेशन चार्ज करते हैं। तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी होंगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण, अब 1,60,000 तक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन 1,60,000 से ऊपर है और कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत है। यहाँ पर एक कंडीशन ये दिया गया है, अगर वो केसीसी भी लिया हुआ है वो ग्राहक, और अगर 3 लाख तक का केसीसी है और टाई अप अरेंजमेंट के साथ है,
टाई अप अरेंजमेंट जो के साथ अगर है तो उसमें कोई कोलेटरल नहीं है 3 लाख तक। टाई अप अरेंजमेंट क्या होता है, जगह जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ टाई अप होता है ना रामकृष्ण जी। तो टाई अप में क्या होता है, जैसे कि डेयरी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, टाई अप अरेंजमेंट ये कहलाता है कि जो भी बोरोवर है उसका जो प्रोडक्शन है उसको कोई खरीद लेगा। बराबर रामकृष्ण जी, समझ गए? कि जैसे आप अच्छा। किसी किसी किसान को या किसी व्यक्ति को लोन दिए, वो पैदा तो कर रहा है, वो मेहनती है, पैदा कर रहा है, आप दिए वो पैसे, उससे प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसको खरीदने का जो वादा ना वो टाई अप हो। कि मान लीजिए रामकृष्ण जी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको अरविंद सोनी जी, अमित अग्रहरी जी, ये जो दोनों अध्यक्ष और सचिव है ना, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, एक सोसाइटी बनाए हैं, उसमें 100-150 लोग हैं। और वो सोसाइटी जो है ये टाई अप किया हुआ है कि भाई आप दूध पैदा करो, आपके दूध को मैं ले लूंगा। आपने देखा है ना रामकृष्ण जी, एक गाड़ी रात को निकलती है, सब घर में एक कंटेनर रखा रहता है और वो कंटेनर उठा उठा के ले जाता है, बराबर? देखा है? हाँ सर, देखा है? देखा हूँ सर। तो वो क्या यस होता सर। है, टाई अप है, वो प्रॉपर लिखित टाई अप होगा। तो ऐसे टाई अप अरेंजमेंट है तो 3 लाख रुपए तक भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। ये बात है हायर स्केल में एग्जामिनेशन में पूछता है। इन केस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड अंडर टाई अप अरेंजमेंट देयर विल बी नो कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टू अप टू अमाउंट रुपीज 3 लाख। क्योंकि 3 लाख का एक थ्रेशोल्ड लिमिट आप लोग सभी जानते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, सॉरी इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, किसानों को हसल फ्री लोन दिया जाता है 3 लाख तक। तो ये इसीलिए यहाँ पर एक टाई अप अरेंजमेंट अगर है तो इसमें हम लोग कोलेटरल नहीं लेते हैं। अदरवाइज 1,60,000 तक कोलेटरल नहीं है, 1,60,000 के बाद कोलेटरल है। आइए अब देखते हैं इसमें कोलेटरल क्या हो सकता है। अगर 1,60,000 से ज्यादा है, 3 लाख रुपए है, टाई अप अरेंजमेंट है, तो कोलेटरल नहीं लगेगा। लेकिन टाई अप अरेंजमेंट नहीं है तो सिक्योरिटी क्या लगेगा? जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बंधक होगा, उसमें मॉर्गेज क्रिएट होगा। और इसमें बोला गया है कि क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज चार्ज ऑन प्रॉपर्टी दैट इज एग्रीकल्चर लैंड एंड बिल्डिंग लीज विथ मिनिमम रियलाइजेबल वैल्यू 150% ऑफ द सैंक्शन लिमिट। मान लीजिए 1 करोड़ का आपने लोन दिया हुआ है, तो उसका 1.5 करोड़ उसका वैल्यू होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर लैंड एंड बिल्डिंग लीज जो भी है। तो उसका चार्ज क्रिएशन होगा, उसमें उसमें बोझा डलेगा, बोझा डलेगा मतलब प्रभार दर्ज होगा, ऐसा है ना। तो पहला चीज है, या तो इक्विटेबल मॉर्गेज हो, मतलब कोई ऑलरेडी वो अपने फ्लैट बिल्डिंग जहां पर भी बना हुआ है पक्का मकान हो, जो डाइवर्टेड है, टाइटल डीड है, उसका जमा कर दे। तो आप अगर मान लीजिए पक्का मकान है, टाइटल डीड है, तो 100% मतलब 1 करोड़ का लोन है तो 1 करोड़ की वैल्यू हो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर जहाँ लैंड है, लैंड में प्रभार दर्ज होना है, लैंड में जो वैल्यू है वो प्रभार दर्ज करना है, तो उसमें 150% होना चाहिए। मतलब 1 करोड़ का लोन है तो 1.5 करोड़ की एग्रीकल्चर जमीन की कीमत होनी चाहिए, तब वो बंधक होगा वहां पर। अगर फ्लैट और बिल्डिंग है, घर है, तो 1 करोड़ का लोन है तो कम से कम उस घर और बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ होनी चाहिए, तब बंधक होगा, टाइटल डेट डिपॉजिट कर पाएंगे। और अगर ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है तो क्या करेंगे? रामकृष्ण जी के पास तो सोना बहुत होगा, है ना? रामकृष्ण जी कहाँ से हैं, चेन्नई से, साउथ में है क्या? हाँ सर, हैदराबाद सर। हैदराबाद से? अरे वाह, वहाँ तो सोना ही सोना है। आपके घर का एड्रेस देना, हम जाएंगे उधर ही। हमारा हमारा दोस्त उधर ब्रांच मैनेजर है, और सुबह से लेके शाम तक गोल्ड लोन ही करता रहता है। तो जहीराबाद उधर ही है क्या, जहीराबाद हैदराबाद? हाँ सर, थोड़ा 60 किलोमीटर दूर है सर। तो आपके तरफ सबसे ज्यादा लोन कौन सा होता है? गोल्ड लोन होता है ना? गोल्ड लोन ही होता है सर। अरे वाह गोल्ड वाह। लोन होता है सर। हाँ, इनसे दोस्ती कर लो भैया, रामाकृष्ण जी। रामाकृष्ण जी उधर ही जमीन, वहाँ जमीन खोदो, सोना निकलता है एकदम। है ना? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गया कि 1,60,000 तक कोई सिक्योरिटी नहीं, 1,60,000 से ज्यादा है, 3 लाख तक है, अगर मार्केट में टाई अप है उनका, मतलब टाई अप अरेंजमेंट के साथ है प्रोडक्शन का, सेल का, तो 3 लाख तक हम कोई कोलेटरल नहीं लेंगे। लेकिन अगर 1,60,000 से ज्यादा है और कोई टाई अप नहीं है तो सिक्योरिटी लेंगे। सिक्योरिटी अगर कोई पक्का बिल्डिंग दे दिया जिसका टाइटल डीड का पेपर है, डाइवर्टेड है, तो 1 करोड़ का अगर मान लीजिए लोन है तो 1 करोड़ का उसका वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड दे रहा है तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक्सेप्ट करेगा, प्रभार दर्ज होगा। लेकिन अगर 1 करोड़ का लोन है तो 1.5 करोड़ कम से कम उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन ये दिया गया है
लिक्विड सिक्योरिटी, लिक्विड सिक्योरिटी मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट रिसीट है ना, फिक्स डिपॉजिट रिसीट है, और गोल्ड ऑर्नामेंट है। गोल्ड ऑर्नामेंट अगर लिक्विड सिक्योरिटी दे रहा है तो ये जो लोन है 1 करोड़ का, वो तो 75 लाख का भी हो तो चलेगा, 75 लाख का भी तो होगा तो चलेगा। ऐसा क्यों बताइए रामकृष्ण जी? है कोई फिक्स डिपॉजिट देता है तो 75 भी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लगता है ना, इंटरेस्ट समय पे, मान लीजिए रिपेमेंट पीरियड 7 साल का होगा तो 7 साल का ब्याज भी लगेगा तो वो भी बढ़ेगा ना, इसीलिए, ओके। है ना। ओके। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर 1,60,000 तक कोई कोलेटरल नहीं, find teen conditioner in your Apple Music library. 1,60,000 से अगर ज्यादा है, एक सेकेंड, 1,60,000 से अगर ज्यादा है तो आप जो है सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी में मॉर्गेज सिक्योरिटी लेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर टाइटल डीड है तो 100% चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड है तो 200% चाहिए, सॉरी 150% चाहिए, और अगर गोल्ड ज्वेलरी है और एफडीआर है तो 75% सेंक्शन लिमिट का है। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन है तो 75 लाख का अगर एफडीआर होगा तो भी चलेगा, गोल्ड ऑर्नामेंट की वैल्यू भी 75 लाख का हो तो भी चलेगा। एक सेकेंड, चलिए। तो ये आपको सिक्योरिटी पार्ट हो गया। तो अभी तक हम 3 चीजें पढ़े हैं, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा मार्जिन, और अभी चौथा पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी। अब बात करते हैं अगले जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ और भी है, सिक्योरिटी इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश ऑन लीज लैंड। क्या है, एक किसान के पास जो है उतना जमीन नहीं है तो वो लीज लिया हुआ है, तो लीज के केस में ये बात कही गई है कि रिपेमेंट पीरियड तक जो लीज है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। रिपेमेंट पीरियड ऑफ द लोन मस्ट बी विद इन द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड। जब तक आपका रिपेमेंट पीरियड है, मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 7 साल का होता है, तो लीज एग्रीमेंट भी कम से कम 7 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ लीज एग्रीमेंट में कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए जो एडवर्स हो उसके मॉर्गेज क्रिएशन के लिए, है ना। वो जमीन तो मैं दे रहा हूँ किराए पर, लेकिन इसमें बंधक नहीं बना सकते, ऐसे टाइप का लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और लीज एग्रीमेंट जो है वो बैंक के इंटरेस्ट और राइट को पर्याप्त तरीके से कवर कर रहा हो। ऐसा नहीं हो कि किसी भी समय खाली करा ले, हमारा लोन है पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक के जो इंटरेस्ट है, बैंक जिस उद्देश्य के लिए उसको लोन दिया है, जिस पीरियड के लिए दिया है, वो सारी चीजें कवर कर रहा हो। अगर ये सारी लीज एग्रीमेंट में हो तब जाके बैंक एक्सेप्ट करेगी प्रोजेक्ट को। आइए इसमें देखते हैं फटाफट तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म, नॉर्मली किसी में भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं लोन एप्लीकेशन के। पहला पार्ट होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा पार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, और तीसरा पार्ट होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें कि उस सिक्योरिटी वगैरह ऑफर करते हैं। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट लगेगा, मॉर्गेज डीड लगेगा, डीपी नोट, लेटर ऑफ वेवर, लेटर ऑफ कंटिन्यूटी, टर्म लोन एग्रीमेंट, लेटर ऑफ इंटरेस्ट वेरिएशन, लेटर ऑफ गारंटी, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे। बाकी आप ड्यू डिलीजेंस करेंगे। एज ए बैंकर होने के नाते आपके सामने कोई भी चीज़ आता है उसका ड्यू डिलीजेंस करेंगे आप। ड्यू डिलीजेंस क्या करेंगे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसका ड्यू डिलीजेंस कैसे करेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट की मंत्रालय की साइड में जाके ये अप्रूव्ड जो इनके जो गजट में पास हुआ है ये योजना, उसका निकाल के आप चेक कर सकते हैं, तो आपको ड्यू डिलीजेंस हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें हैं, इनको ड्यू डिलीजेंस जो है करना होता है। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको जानकारी के लिए आप देख लीजिए। इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 7% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू जो यहाँ पर लोन होगा वो कितना होगा, 2 लाख तक होगा। अब रामाकृष्ण जी आज हमारे साथी कलाकार हैं, मतलब साथी जो मतलब हमारे मेंटर हैं, साथी मेंटर हैं या को पायलट हैं आज के इस सफर में। तो रामकृष्ण जी बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट सबवेंशन जो है कितने रुपए के लोन तक मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन। 3 लाख तक। 3 lakhs. 3 लाख तक मिलता है ना।
और इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए कंडीशन होती है कि बैंक उस लोन में 7% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो और अमाउंट 3 लाख हो तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो रामाकृष्ण जी, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है बैंक को? 7% सर। 7% मिलता है? अरे वाह, पूरा मतलब सारा 1.5%। 7%। हाँ, कितना मिलता है इंटरेस्ट वन सबवेंशन? पॉइंट 5%। ये सही बात बताई किसी ने, है ना, मैं नाम ही नहीं देख पाया। है ना। तो 1.50% इंटरेस्ट सबवेंशन है। वो कब मिलेगा? क्रॉप लोन अगर दिया है, अमाउंट 3 लाख होना चाहिए, बैंक उसमें रेट चार्ज करना चाहिए 7%, तब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 1.50% मिलेगा। क्योंकि देखो, बैंक 7% पे लोन दे रही है किसान को। बैंक का काम क्या होता है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को लोन देना, बीच में जो इंटरेस्ट है उस मार्जिन कमाना। अब हम लोग फिक्स डिपॉजिट में 6% का ब्याज दे रहे हैं और इनको 7%, तो मार्जिन कहाँ, सारे कॉस्ट जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं रहेगा। इसी को मेंटेन करने के लिए सरकार क्या करती है कि चूंकि आप हमारे किसानों को लोन दे रहे हो, हमारे किसानों को वित्त पोषण कर रहे हो, इसीलिए हम आपको 1.5% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, किसान पर ज्यादा लोड ना पड़े। लेकिन यहाँ पर जहां भी सवाल एनिमल हस्बेंड्री का आएगा, एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है, लेकिन वहां पर सीलिंग जो है 2 लाख है। नॉर्मल क्रॉप लोन में 3 लाख है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में अगर 7% में लोन दिए हैं और 2 लाख तक लोन दिए हैं, तब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और कितना मिलेगा दीपक जी बताइए, इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा यहाँ पर? 1.5% है। 1.5%। बहुत बढ़िया। तो कंडीशन यही है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में जो ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू अमाउंट लोन सैंक्शन 2 लाख होना चाहिए, इंटरेस्ट उसमें चार्ज 7% होना चाहिए, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 1.50%। क्रॉप लोन में 3 लाख है। तो ये सर दोनों मिला के, सर हम्म, अगर क्रॉप लोन भी दिया और एनिमल हस्बेंड्री भी दिया, दोनों मान मिला लो के करेंगे तो उसमें सीलिंग होता है ना, सीलिंग सीलिंग होता है उसमें। जैसे 3 लाख तक का लोन लेगा ना, ये 3 लाख का केसीसी है और 2 लाख का एनिमल हस्बेंड्री, दोनों को अलग अलग यूनिट में देखा जाता है, दोनों जी को अलग अलग लिमिट में देखा जाता है, क्योंकि उसका उपयोग क्रॉप लोन में किया गया है तो उसका इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इसका जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री में किया गया तो इसका अलग देखा जाएगा। ठीक है। जी सर। 1.50 है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। ये वाला हायर स्केल में, स्केल 1 से 2 में पूछा गया था, ये 2 लाख वाला। चलिए अगला जो है आपका इंटरेस्ट रेट जो है अदर देन केसीसी, वो तो केसीसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट रेट होगा। अब अगर मान लीजिए अदर देन केसीसी है, जैसे अप टू 3 लाख है, 2 लाख तक तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है करके हम कम ब्याज ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 7%। लेकिन अगर कोई 2 लाख से ज्यादा का लोन लेगा तो इंटरेस्ट सबवेंशन तो मिलेगा नहीं, इसलिए बैंक क्या करती है, इसमें प्रीमियम ऐड करती है ना। देखो, हमको 7% से लोन दे रहे थे उस बोरोवर को, तो हमको 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा था। कब कहाँ तक लोन देंगे? तो 2 लाख तक। लेकिन 2 लाख से ज्यादा हुआ, 3 लाख तक का लोन है, तो हम MCLR प्लस 1% लेंगे। प्रीमियम हम ही ऐड कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट सबवेंशन पहले सरकार दे रही थी अब हम borrower से मांगेंगे। तो MCLR जो है, MCLR 12 महीने का प्लस 1%। अगर 3 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो MCLR प्लस 1.5%, और 10 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक तो आपका MCLR प्लस 1.25%। हालांकि ये स्क्रीन उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक फंडामेंटल जो है जानने के लिए है कि 2 लाख से ज्यादा हो, 2 लाख तक तो बैंक कितना रेट करेगी? 7%। क्यों बैंक 7% कर रही है? क्योंकि 1.5% तो भारत सरकार दे देगी, है ना। ये नाबार्ड देती है। और जो 3 लाख तक अगर करेंगे तो हम MCLR प्लस 1% लेते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट है वो भार पड़ेगा ग्राहक को। 3 से 10 है तो MCLR प्लस 1.5, और 10 से 1 करोड़ है तो फिर MCLR प्लस 1.25। अब बात करते हैं, ये वाला स्क्रीन इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। ताली बजा दीजिए रामकृष्ण जी, यही स्क्रीन है आपके लिए इम्पोर्टेंट सर एग्जामिनेशन। वो एमसीएलआर मतलब, सर वो एमसीएलआर है MCLR है? क्या ही बोल रहे हैं यार, MCLR तुम है मार्जिनल फंड, बता। मार्जिनल फंड ऑफ हम्म। समथिंग कुछ ऐसा। MCLR जो है हम लोग का
रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है। समय समय पर जो रेट के डेफिनेशन, जो हम लोग लोन में रेट लगाते हैं, उसके डेफिनेशन में बदलाव किए गए हैं। जो पहले क्या? बैंक रेट होता है। हाँ, पहले बैंक रेट होता था, फिर उसके बाद बेस रेट होता था, फिर उसके बाद बीपीएलआर होता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होता था, फिर उसके बाद जो है वो एमसीएलआर आया। एमसीएलआर जो है उसको फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया, बहुत पहले जब एमसीएलआर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट इसको कहा जाता है। क्योंकि एक बैंक जो है आरबीआई कहती है, लोन का रेट कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है? ओए, आरबीआई और बैंक दोनों अपना अपना। बैंक डिसाइड, एएलएम कमेटी। है ना, बैंक डिसाइड करता है। आरबीआई सिर्फ पॉलिसी रेट्स डिसाइड करता है, और क्या डिसाइड करता है? वो रिजर्व रेट्स डिसाइड करता है। बाकी डिपॉजिट पर रेट और लोन पर रेट जो है बैंक डिसाइड करती है। लेकिन उसको आरबीआई गाइड करता है, आरबीआई दिशा निर्देश देता है कि एक बैंक जो है डिसाइड करे कि वो मिनिमम रेट जो है कैसे डिसाइड करेगा। तो उन्होंने ये कहा, आरबीआई ने, कि एक बैंक इस तरीके से ग्राहक से कम कितना ब्याज ले, वो डिसाइड करेगा, जिसको एमसीएलआर के तौर पर देखा गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो बैंक के पास जो फंड है, फंड पब्लिक से जो फंड आते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है। फिर बैंक में काम करते हैं, देखो रामाकृष्ण जी सुबह 9 बजे से पहुंच जाते हैं बैंक में, वहाँ चाय पानी, फिर सैलरी वैलरी सब लेते हैं, मकान बिल्डिंग सब है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है ना, फिर वो टेन्योर है, ये सारी चीज़ों पे जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, ये सबको जोड़ के एक फैक्टर बना के एमसीएलआर निर्धारित किए जाते हैं कि कम से कम इतना रेट रखेंगे तो बैंक एक प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिटेबल मार्जिन पे होगा। तो ये एमसीएलआर के लिए उन्होंने कहा है। अब ये रेट डिसाइड करने के लिए इन्होंने बोला है कि भाई आप 12 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इस रेट डिसाइड करिए। तो एमसीएलआर के ऊपर बैंक प्रीमियम लेती है, क्योंकि वो मिनिमम रेट है, उसके ऊपर प्रीमियम होता है। तो चलिए, ये तो एमसीएलआर हो गया, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा था, ये है आपका गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट। इस योजना का अभी तक के जितना भी पढ़े हैं, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीन। अगर कोई एग्जामिनेशन में आएगा तो आप इसको याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें कैपिटल सब्सिडी देती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 50% इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट में देगी। कितना? 50% जो है प्रोजेक्ट कास्ट। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना है रामाकृष्ण जी? इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना है? 50 लाख। मैं 50 लाख से मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना है? सॉरी 1 करोड़ से। 1 करोड़ है ना? 1 करोड़ मैक्सिमम प्रोजेक्ट का अभी पढ़ा ना हमने, है ना? तो 1 करोड़ यूनिट कॉस्ट है मैक्सिमम, तो उसका 50%, तो 50 लाख इसका मैक्सिमम सब्सिडी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना है, यूनिट कॉस्ट कितना है, तो 1 करोड़। मैक्सिमम सब्सिडी कितनी है? 50% ऑफ यूनिट कॉस्ट। मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट कितना है? 50 लाख ही होगा। फिर उसके बाद आता है मैक्सिमम जो यूनिट्स कितना होगा मैक्सिमम, तो 500 फीमेल होंगे, 25 मेल होंगे, तब वो यूनिट बनेगा। 500 फीमेल और 25 मेल होंगे इन केस ऑफ गोट्री और सीप। तो गोट और सीप के केस में 500 फीमेल होंगे, 25 मेल होंगे, तब जाके वो यूनिट कंप्लीट होगा 1 करोड़ के आसपास, क्योंकि उसमें यूनिट कॉस्ट इस तरीके से बनाया गया है। तो मैक्सिमम सब्सिडी 50 लाख होगा। अगर यूनिट कॉस्ट छोटा है 100 का, और फीमेल हैं 5 मेल हैं, तो उसमें मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी 10 लाख होगा। 200 और अगर फीमेल हैं 10 मेल हैं, तो कैपिटल सब्सिडी 20 लाख होगा। 300 फीमेल हैं और 15 मेल हैं, तो कैपिटल सब्सिडी 30 लाख होगा। 400 फीमेल हैं 20 मेल हैं, तो कैपिटल सब्सिडी 40 लाख होगा। और 500 में फीमेल हैं 25 मेल हैं, तो कैपिटल सब्सिडी 50 होगा। तो यहाँ पर 50 लाख सबसे हाईएस्ट है। जो यूनिट कास्ट 1 करोड़ होगा, तब इनका प्रोजेक्ट कास्ट 1 करोड़ होगा, तो इनको मैक्सिमम 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी, सब्जेक्ट टू 500 फीमेल होने चाहिए और 25 मेल होने चाहिए। सो गोट ब्रीडिंग यूनिट विथ मिनिमम 100 फीमेल्स एंड 5 मेल्स एंड मैक्सिमम 500 फीमेल एंड 25 मेल्स ऑफ हाई जेनेटिक वेराइटी
इन द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में कहा गया है कि हाई जेनेटिक वैरायटी के होने चाहिए और अप्रूव्ड गवर्नमेंट से जो मार्केट है वहां से लिए होने चाहिए। इस योजना का लाभ लेना है तो कम से कम गोट और सीप के केस में उनकी यूनिट साइज कम से कम 100 होनी चाहिए फीमेल और 5 मेल होनी चाहिए। अगर सब्सिडी पाना है तो सब्सिडी मिलेगा 10 लाख। और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 500 फीमेल और 25 मेल, तो मैक्सिमम सब्सिडी होगा 50 लाख। ये बात कही गई है। तो दो कंडीशन है, यूनिट कॉस्ट का 50% और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो आपका यूनिट साइज होगा, फीमेल में 500 और मेल में 25। यहाँ पर फीमेल ज़्यादा रखा जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इसीलिए इसको यूनिट साइज को इस तरह से डिजाइन किया गया है। अब आप आता है गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ पिगरी। पिगरी जो सुअर पालन के लिए कहा गया है, मैक्सिमम सब्सिडी 30 लैक्स। गोट और सिप के लिए मैक्सिमम सब्सिडी 50 लैक्स और पिगरी के लिए मैक्सिमम सब्सिडी 30 लैक्स। अब पिगरी के लिए इन्होंने जो मिनिमम स्टॉक का यूनिट साइज दिया गया है 50 फीमेल और 5 मेल और मैक्सिमम सब्सिडी विल बी 15 लैक्स and the unit size, if unit maximum unit size will be 100 female, 100 फीमेल एंड 10 मेल, तो यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी होगा 30 लैक्स। तो ये पिगरी के लिए है। और 50 लाख मैक्सिमम जो होगा गोट और सिप के लिए होगा। शिप के लिए अगर सवाल ये पूछा जाए कि पिगरी के लिए मैक्सिमम सब्सिडी कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 लैक्स। 30 लाख। मतलब सर इसमें मैक्सिमम लोन 1 करोड़ देने से 15 लाख मिलेगा, मतलब ये 30 लाख सर। देखिए मैक्सिमम यूनिट कास्ट तो 1 करोड़ है ना, और इसमें मैक्सिमम यूनिट साइज है 100। तो आप 100 से ज्यादा लेंगे तो आपका यूनिट जो सब्सिडी तो 30 ही लाख ही मिलेगा इसमें। यस सर। इस पूरे योजना में मैक्सिमम यूनिट कास्ट है 1 करोड़। मान लीजिए 1 करोड़ का लेता है, 1 करोड़ का यूनिट कॉस्ट लगाता है, तो बाकी जी अपने पैसे से लगाएगा, अपने हाँ। पैसे से लगाएगा ना, है ना। आप एक बात बताओ, ये स्क्रीन से देख लो कि पिगरी के लिए अगर 100 यूनिट लाएगा तो उसका खर्चा 60 लाख होगा, 60 जी लैक्स सर, होगा जी उसके यूनिट समझ का। गया। क्योंकि उतना होगा नहीं। ये योजना डिजाइन ही की गई है 50%। ठीक है, ये योजना डिजाइन ही की गई कहने है का मतलब 50%। सर कि अगर 200 पीगी भी लेंगे तो मैक्सिमम वो 30 लाख ही वो हाँ, मिल वो हाँ जाएगा। 1000 मतलब पिगरी 1 करोड़ ले ले, तक आएगा नहीं वो। सही वो है। 1000 पिगरी ले ले, सब पैसा खुद ही लगाएगा। लेकिन अगर सब्सिडी के लिए अप्लाई होगा, ये 100 के यूनिट में ही सब्सिडी मिलेगा, उससे तो ज़्यादा 30 नहीं। लाख मैक्सिमम। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका यूनिट कॉस्ट ही ये मैक्सिमम 1 करोड़ है। और 1 करोड़ जो है गोट्री और गोट और सिप के लिए कहा गया है। अगर मान लीजिए वो 2 करोड़ की यूनिट लगाता है तो 1 करोड़ उसका मार्जिन हो जाएगा भाई। 1 करोड़ के यूनिट साइज पे ही ये फाइनेंस होगा और 1 करोड़ के यूनिट साइज पे ही वो आपको सब्सिडी मिलेगा। अब जी सर। उसमें उसमें जो 1 करोड़ का यूनिट साइज है, तो उसमें नाबार्ड का जब डिजाइन देखेंगे, नाबार्ड का जो कॉस्टिंग देखेंगे एक प्रोजेक्ट में, मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा जो एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना इसमें एनएलएम में, तो वो आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी दूंगा जिसमें वो यूनिट कास्ट लगाया है। और ऐसा लगेगा ना, उसको देखने के बाद लगेगा आलोक जी बोलेंगे सर यही सही है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम यही करेंगे, है ना। तो आप देखेंगे एज ए बैंकर होने के नाते आपको इतना मौका मिलता है कि मैं आगे आने वाले समय में मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप बनाते रहते हैं। मतलब उसमें विकास की उद्यमिता के लिए योजनाएं के तहत वित्त पोषण करते हैं। तो बाजार में आपको बहुत सारी चीजें जो है आप जो है देखते रहते हैं। पिंटू कुमार जी कंसर्न बैंक पूछ रहे हैं। हाँ बैंक बन, अच्छा वो रेट जो है कंसर्न बैंक। हाँ तो यहाँ पर एक बात आती है कि अगर गोट और सिपरी में पूछेगा तो मैक्सिमम सब्सिडी 50 लाख, मैक्सिमम जो उनका पशुधन होगा 500 होगा। अगर 500 मतलब फीमेल होंगे, 25 मेल होंगे, यूनिट साइड हो जाएगा आपका 525। अगर पिगरी की बात सुअर पॉलन में आते हैं तो मैक्सिमम जो उनके यूनिट होंगे 110, 100 फीमेल होंगे, 10 मेल होंगे, मैक्सिमम सब्सिडी पिगरी में 30 लाख होगा। और मिनिमम सब्सिडी 15 लाख होगा। मतलब यूनिट कम 50 से कम का होगा तो यूनिट बनेगा ही नहीं, इसका कहने का तात्पर्य ये है।
और अगर हम इसमें देखेंगे गोट और सिप में, तो अगर 100 से नीचे का यूनिट साइज रखता है तो वो यूनिट बनेगा ही नहीं, है ना, तो यूनिट का कॉस्ट ही कम पड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिट साइज कम से कम 100 हो, 5 हो, ये स्टैंडर्ड है नाबार्ड के द्वारा, तभी जाके वो 10 लाख की सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा। अगर वो 50 ले लेता है गोट फीमेल और 5 ले लेता है मेल, तो वो एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ। उसका रीजन ये है क्योंकि इस लेवल पर अगर पूरा होगा ना, तो उसका पूरा रिपेमेंट कैपेसिटी बनेगा, उसका उत्पादन इस तरीके से बनेगा कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेगा और वो जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाएगी उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसीलिए ये यूनिट साइज बनाया जाता है, फिजिबल बनाया जाता है उसको, कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कंडीशनली फिजिबल हो और मार्केट सस्टेनेबल के आधार पर फिजिबल हो और कंप्लायंस फिजिबल हो। इसी वजह से ये यूनिट साइज बनाया जाता है। चलिए अगला हम जाते हैं कि अगर रूरल पोल्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, क्योंकि अभी जो हम लोग 3-4 स्क्रीन अभी पिछला देखे हैं, तीसरा स्क्रीन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से मुझे तो यही पूछे जाएगा। अगर क्लरिकल टू ऑफिसर जाएंगे तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि मैक्सिमम यूनिट कास्ट कितना होगा, 1 करोड़, या सिंपल पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम सब्सिडी कितना होगा, 50% या अमाउंट 50 लाख, ये क्लरिकल टू ऑफिसर। लेकिन अगर ऑफिसर स्केल 1 टू स्केल 2 में जाएंगे तो ये बीच में ये जो चीजें हैं पूछे जाएंगे, क्या पशुधन कितने होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, अगर गोट और सीप हो तो, पिगरी हो तो कितना होना चाहिए। और अभी हम रूरल पोल्ट्री की बात कर रहे हैं। रूरल पोल्ट्री में ये कहा गया है कि 1000 पेरेंट लेयर एंड 100 मेल बर्ड होने चाहिए। 1000 पेरेंट लेयर और 100 मेल बर्ड्स होने चाहिए, ये इसका यूनिट साइज है। मतलब फीमेल 1000 होने चाहिए और 100 जो है मेल होने चाहिए। इसमें मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी है 25 लाख। तो अभी हम अगर क्रमबद्ध तरीके से देखें तो यूनिट कास्ट है 1 करोड़, मैक्सिमम सब्सिडी है 50 लाख सीप और गोट के केस में, पिगरी के केस में मैक्सिमम सब्सिडी 30 लैक्स और रूरल पोल्ट्री के केस में मैक्सिमम सब्सिडी 25 लाख। तो 25 लाख तो अच्छा हो जाता है ना रामाकृष्ण जी। अगर मान लीजिए 50 लाख से अगर कोई पोल्ट्री रूरल जगह में खोलना चाहता है तो आराम से खुल जाएगा ना 50 लाख में। उसका शेड बनाना है, उसके सारे फीडर्स वगैरह लाने हैं, इक्विपमेंट्स लाने हैं, उनको हीट लेना है, उनकी मशीन है, उनका सारा टेम्परेचर वगैरह जो भी है, तो वो सारा प्रोजेक्ट कास्ट जो है 50 लाख का होगा। 25 लाख का उनको कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। उसके लिए 1000 जो लेयर्स होने चाहिए पेरेंट लेयर और 100 जो है मेल बर्ड्स होने चाहिए, ये बात कही गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कैपिटल सब्सिडी 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट in 2 equal installment for the establishment of parent layer for rural poultry bird with hatchery and brooding unit maximum 25 लाख। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडे का उत्पादन होगा, फिर उसके बाद मांस का भी प्रोडक्शन होगा। ये सारी चीज़ों के लिए ये जो है ये मैक्सिमम सब्सिडी दी जाती है 25 लाख रुपए यहाँ पर रूरल पोल्ट्री के केस में। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 करोड़ का यूनिट कॉस्ट होगा, मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट 1 करोड़ का होगा, मैक्सिमम जो होगा लेयर का वो एक ऐसी हाँ जी बताइए। मतलब एग लेइंग बर्ड्स जो मतलब अंडा जो देती अंडा है। देता है उसको लेयर मुर्गी कहते हैं। तो क्या होता है कि वो उसमें अंडे का उत्पादन होता है, फिर उसके बाद जब अंडे के उत्पादन की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है तो उनको फिर मांस खाने के लिए भी बेच दिया जाता है, उसको बोलते हैं लेयर, है ना। मतलब इसमें यहाँ पर जो पेरेंट्स लेयर होते हैं, मतलब इसमें अंडे के उत्पादन करने वाले जो मुर्गी होते हैं उनकी ब्रीड की बात कही गई है। चलिए तो यहाँ पर रिवाइज कर रहे थे। जो मीट पर्पस है वो ब्रॉयलर सर। वो बॉयलर है, वो क्या है, बड़ा करो 2 महीने में थोड़ा मोटा ताजा हो जाएगा, उसके बाद देखो, है ना। रामकृष्ण जी तो सादा होंगे लग रहे हैं ना, साउथ है ना एकदम बिल्कुल, है पूरा बाकी सब देसी है इधर सब है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। मतलब खान पान तो जगह के आधार पर और समय के साथ रहता है। और
हमारे ये जो आलोक वर्मा जी बोल रहे हैं, हाँ सर पहले लोग कैसे खाते थे, हैं मान से ही तो खाते थे। बोले जब ये धरती पर आया था, जब पहला मानव आया होगा, क्या खाया होगा, जिधर जिंदा दिखा उधर ही खाया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट फाइनेंशियल जो असिस्टेंट है वो पोल्ट्री में 25 लाख, पिगरी में 30 लाख और गोट और सीप में 50 लाख। अब आते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि इसके लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के द्वारा जो है केसेस जो हैं ये अप्रूव किए जाते हैं। क्यों क्यों, जैसे कि पीएमईजीपी की नोडल एजेंसी होती है। कौन होती है पीएमईजीपी की नोडल एजेंसी, बताइए। केवीआईसी। केवीआईसी होती है। तो आप सोचो, अगर कोई पीएमईजीपी में लोन लेना होता है तो वो क्या करता है, केवाईसी के पास एप्लीकेशन देता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, उनका इंटरव्यू होता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वहां से केवीआईसी से जो डीआईसी से जो है आपका प्रपोजल बैंक को आता है, फिर बैंक उनको सैंक्शन करके फिर उनको बताता है कि मैंने सैंक्शन कर दिया और इनको एक छोटा सा डिसबर्समेंट भी कर दिया, अब आप सब्सिडी दे दीजिए। तो वहां से ये प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी हो गई, ठीक है। उनको एंटरप्रेन्योरशिप ईडीपी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक उसी तरह इस केस में भी DAHD इसको जो है अप्रूव करता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी, जिसका फुल फॉर्म है PAC। अब DAHD क्या होता है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, क्योंकि इसका जो नोडल एजेंसी होता है वो द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी होता है, DAHD। तो यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख लें। DAHD का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंटल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और ये गवर्नमेंट का जो अंडर में आता है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, इसी के अंदर ये आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, DAHD। तो ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है, और इसके अप्रूवल करने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट जब लोन का सैंक्शन हो डिसबर्स हो जाता है, तो उसके साथ सब्सिडी जो है रिलीज करता है इसको सिडबी, क्योंकि इसका सब्सिडी सिडबी के माध्यम से मिलता है। तो ये नाबार्ड का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जो सब्सिडी रिलीज करेगा वो सिडबी करेगा। अब सब्सिडी अमाउंट जब बैंक को आ जाता है, तो सब्सिडी अमाउंट ये बैंक रिलीज करता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद सब्सिडी आएगा, और जो बेनिफिशरी है वो 25% प्रोजेक्ट कास्ट का खर्च कर लिया हो, तब जाके वो पहला जो है सब्सिडी मिलता है। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 25 लाख को एस्टेब्लिश हो गया हो, तब डिसबर्समेंट कर दिया गया हो, तब जाके सब्सिडी मिलेगा। और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद मिलेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट का जो सब्सिडी, क्योंकि 2 किस्तों में ये बोला गया है ना, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके वो सब्सिडी मिलेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। अब प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी जो है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी सब्सिडी दी जाएगी वो सब्सिडी जो है फिक्स एसेट पे दी जाएगी, फिक्स एसेट पे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जिस उद्देश्य के लिए पशुपालन, पशु उत्पादन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, जो फिक्स एसेट है, उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन सब्सिडी जो है उसके लिए नहीं दी जाएगी कि उनको चारा खरीदना है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, पर्सनल व्हीकल है, लैंड खरीदना है, या लीज के लिए जो रेंट पे करना है, उसके लिए सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये बात कही गई है, मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन इस योजना का है कि नो सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग कैपिटल, पर्सनल लोन, परचेस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ रेंट ऑन लीज लीज लैंड। All the terms and condition in government of government financial assistance will be as per NLM guideline। तो NLM की गाइडलाइन के आधार पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हों, क्योंकि ये जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं, प्रोपोजल वहां से आता है, फिर जॉइंट इंस्पेक्शन करने के बाद ये उपयुक्त पाते हैं, उनकी रेटिंग होती है, फिर उसके बाद ये सब्सिडी रिलीज करते हैं। चलिए, अगला जो बात है वो पिनल इंटरेस्ट। पेनल इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है कि ये 25, एक तो एक पॉपुलर सीरीज का सवाल आपको यहाँ पर याद हो गया कि प्रायोरिटी सेक्टर का कोई भी लोन हो, ये उसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है
कि priority sector loan up to how much rupees there will be no penal interest, no charges should be levied. कितना रुपए आता है उसका आंसर? 25,000। 25,000। और हाँ एग्जामिनेशन में आता है। अब रिकॉल क्वेश्चन में देख लीजिएगा, है ना। दीपक जी कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, यही सर आंसर बता रहा था। इवन प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं मतलब उसमें है? कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्जेस नहीं। अच्छा दूसरा, यहाँ पर जो मैंने वर्ड टाइप किया वो भी थोड़ा गलत हो गया। पिनल इंटरेस्ट को अभी आरबीआई ने चेंज कर दिया। क्या बोल दिया पिनल इंटरेस्ट को? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, करंट अफेयर्स वाले सेशन में पढ़ाया होगा कि पिनल इंटरेस्ट को अब पिनल इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा उनको पेनल चार्ज कहा जाएगा, है ना। क्या कहा जाएगा? चार्ज कहा जाएगा, इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो यहाँ पर जहाँ भी पिनल इंटरेस्ट होगा, आने वाले एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल आएगा कि पिनल इंटरेस्ट का जो है वो उसको पेनल चार्ज कहा जाएगा, ये कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अप टू 25,000 तक कोई भी चार्ज नहीं लगता प्रायोरिटी सेक्टर में, कोई भी पेनल इंटरेस्ट नहीं, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, कोई भी पेनल, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 25,000 जो ऊपर है अगर तो 2% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट लगेगा। अब 25,000 से ऊपर के लोन में जो पेनल इंटरेस्ट या जो चार्ज कह रहे हैं वो इसलिए लगता है, पेनल इंटरेस्ट एंड चार्ज हम इसलिए लगाते हैं क्यों? क्योंकि जब वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता। क्योंकि हम जब भी कोई लोन देते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लोन देते हैं कि भाई हम इस वादे के साथ आपको लोन दे रहे हैं, आप इस वादे के हिसाब से आपको लौटाओगे। अब हम इतना अच्छे से हम लिख के एक एक चीज दिए हैं, एग्रीमेंट दिए हैं, और एग्रीमेंट का पालन नहीं करता है, तो शुरू में हम बोलते हैं कि आप अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, समय पर नहीं दे रहे हो किस्त, ब्याज सही समय पर नहीं दे रहे हो, तो हम 2% जो है आपको पेनल इंटरेस्ट देंगे। तो ये पेनल इंटरेस्ट इसी के लिए, जैसे ईएमआई मांगे हैं, है ना, रामकृष्ण जी 2 तारीख को ईएमआई देना है, नहीं दे रहा है, डिले हो रहा है, तो पेनल इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि इंटरेस्ट जो है सही समय में समायोजित नहीं हो पाया। तो ये पेनल जो इंटरेस्ट है हम इसलिए देते हैं, जो भी नियम और शर्त हमने उनसे एग्जीक्यूट कराया है उसका पालन नहीं हुआ तो ये इंटरेस्ट लगता है, और ये ऑटोमेटिक लगता है, सिस्टम में लग जाता है, इसीलिए आप लोग को पता नहीं चलता है। चलिए अब आते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो एक कॉमन बात यहाँ पर है कि कई बैंकें इसमें रेटिंग सिस्टम लगाते हैं। एक तो आप CIC है, कस्टमर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज से आप जो सिबिल वगैरह देखते हैं, तो उसका स्कोर मिनिमम 650 होता है। नॉर्मली पर्सनल लोन या जो कंज्यूमर लोन्स होते हैं या दूसरे लोन्स होते हैं उनमें 700 रहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सिबिल का मिनिमम स्कोर होता है वो CIC स्कोर होता है 650। तो यहाँ पर भी NLM में 650 इसका मिनिमम CIC स्कोर है, 650 हुआ लोन दे देंगे। अप टू ₹1 करोड़ CIC स्कोर देखते हैं, CIC स्कोर, है ना, मतलब CIC स्कोर कितना होना चाहिए? मिनिमम 650 होना चाहिए। अब आते हैं इसमें एक दूसरा मैनुअल रेटिंग की जाती है। मैनुअल रेटिंग एक टूल्स होता है एग्रीकल्चर एडवांसेस के लिए, उसमें हर्डल रेट दिया गया है 51%। मतलब 100 नंबर का एक रेटिंग सीट होता है जिसके 5 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी उम्र कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितने शादी किया है कि नहीं किया है, बच्चे कितने हैं, कहाँ रहता है, ये सारी चीजें। तो उसके आधार पर फिर उसके बाद आता है कि उसका प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कितना फिजिबल है, एग्रीकल्चर लैंड है, सिक्योरिटी दिया है कि नहीं, पास्ट अनुभव क्या है, ये सारे आधार पर ये मार्किंग होती है। मार्किंग होने के बाद ये 100 नंबर में अगर वो 51 नंबर नहीं पाया तो वो लोन सेंक्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं इंटरनल रेटिंग टूल्स है एग्रीकल्चर एडवांसेस में। आप लोग सभी में ऐसा रेटिंग करते होंगे तो आपको आइडिया होगा। उस रेटिंग के आधार पर उसमें जो है उनको पता चल जाता है कि इसको लोन देना है नहीं देना। तो इसका हर्डल रेट है 51%। तो ये दो चीजें हैं। और दूसरा बात कहा गया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फ्रॉम 2 CIC कंपनी इफ लोन इज अबव ₹50 lakhs। तो 2 CIC से लेना है आपने, अगर सिविल से लिया है, और एक जो है आप एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, है ना, क्रिफ से ले सकते हैं। तो एक्सपीरियंस ज्यादा लेते हैं, सिविल और एक्सपीरियंस। हाँ रामकृष्ण जी, आपके यहाँ कौन कौन सा CIC है, कितने CIC होते हैं अभी वर्तमान में? सर अभी हमारा इक्विफैक्स करके है हमारे में सर। इक्विफैक्स है, ओके। जी। और उसके एक बाद सिबिल, सिविल सर। ओके, बहुत बढ़िया। और जो है और 2 होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 2 का नाम और बताइए। आज हमारे एक को एक पायलट है कृषि है सर रामकृष्ण उसका। जी, हैं क्रिप्स क्रिप्स रामकृष्ण जी और जो भी
हाँ जी, हाँ जी। क्रिफ। क्री 5 क्रिसिल है मार्क्स सर, होते हैं। क्रिसिल। क्रिसिल तो नहीं, रेटिंग एजेंसी है वो। एक होता है एक्सपीरियन, एक होता है ट्रांस यूनियन सिविल, एक होता है आपका जो क्री 5 मार्क्स होता है। और अभी हम हमारे साथी ने बताया ना, क्या बताया आपके यहाँ क्या यूज होता है? क्विफेक्स। इक्विफैक्स होता है। ये यस चार सर। जो हैं सीआईसी कंपनियां हैं। और ये सीआईसी कंपनियों से जो रिपोर्ट आता है, ये उसके फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है कि पास्ट पास्ट समय में जितने सारे भी उन्होंने लोन लिया, उस लोन को कैसे कैसे चुकाया, है ना। तो उनका पूरा फाइनेंशियल हिस्ट्री आ जाता है। उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं कि पहले ऐसा किया है तो अभी कैसे करेगा, है ना। फिर सर हम ये लोग चार इसको, फिर से रिपीट कर दीजिए थोड़ा। हाँ जी, ये चारों को रिपीट कर दीजिए थोड़ा। चारों। पहले ट्रांस यूनियन सिबिल है, जो सीआईसी में ट्रांस यूनियन सिविल ज्यादातर जी सर। पॉपुलर जो है सीआईसी में, ये ट्रांस यूनियन सिविल है, सिविल। उसके बाद आता है एक्सपीरियन, क्या आता है? एक्सपीरियन। और तीसरा आता है इक्विफैक्स। चौथा आता है क्री 5 मार्क्स। तो ये जो सीआईसी है, जो कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी है, इनका जो निर्माण किया गया था, एक एक्ट बना था 2005 में, द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005। तो सीआईसी एक्ट भी इसको कहते हैं, 2005 में। जिसमें एक लेजिस्लेशन पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट में क्रेडिट डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ जो मनी लेंडर इंस्टीट्यूट हैं उनको ये आत्मबल देने के लिए, विश्वास देने के लिए, निर्णय लेने की शक्ति उनको सही हो, और एक मार्केट में क्रेडिट डिसिप्लिन हो कि कोई आदमी बैंक से लोन ले तो वो सही तरीके से चुकाए उसको। इसके लिए उन्होंने ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट बनाया। और उस एक्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शन दिए, और उस एक्शन के आधार पर कुछ कंपनियों को इंडिया में ये काम दिया गया, जिनमें ये चार कंपनियां हैं। और इनको काम दिया गया है कि ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जानकारी अपने पास मंगाएंगे, जानकारी को अपने पास रखेंगे, और फिर जो उनके मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो मांगेंगे तो उनको जानकारी देंगे। तो कितना बढ़िया हो गया ना। पहले रामाकृष्णा जी के पास कोई लोन लेने आते थे ना, तो रामाकृष्णा जी उसको लंबा सा कागज दे देते थे, जाओ 25 ठो बैंक से लिखवा के लाओ कि लोन नहीं लियो, लोन नहीं लियो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा टूल नहीं था कि हम देख पाए कि वो कहाँ से लिया नहीं लिया। तो क्या होता था कि वो व्यक्ति ना पेट्रोल पंप में जाता था और सब बैंक का सील रखा था वहां पर, सब बैंक का सील, नो ड्यूज नो ड्यूज नो ड्यूज नो ड्यूज करके ले आता था। कई बार ऐसे हमने भी देखा है। बहुत यूजफुल हुआ है सर, ये सिविल रिपोर्ट से हाँ, काफी हेल्पफुल है। यस यस। हाँ, तो अभी क्या किया है, इस एक्ट के आने के बाद 2005 में ये एक्ट आया, तो भारत सरकार ने ये रेगुलेशन पास किया कि फैसिलिटी दी कि जितने भी हैं इसके मेंबर होंगे उनसे डायरेक्ट जो डाटा है उनके पास आ जाएगा। वो डिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन का, और उस इंफॉर्मेशन को वो जो है जब भी मांगा जाएगा उस इंफॉर्मेशन को देंगे। तो ये बात कही गई है सीआईसी में। चलिए, अच्छी बात हो गया, किसी साथी ने सवाल पूछा। अब आते हैं मेन, एक बात रह गया था, रीपेमेंट पीरियड, रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी, रीपेमेंट पीरियड। तो यहाँ पर दो चीजें हो गया थोड़ा लिखने में, रीपेमेंट पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी भी है, मैं चर्चा कर लूंगा फ्रीक्वेंसी के बारे में भी। तो रीपेमेंट पीरियड जो होगा, इस यहाँ पर दो तरह के लोन दिए जाते हैं, एक होता है टर्म लोन दिया जाता है, दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल का रीपेमेंट पीरियड तो 12 महीना है, मतलब साल भर में हम पैसा मांगते हैं, पूरा पैसा दे दो भाई, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल के लिए ऑलरेडी इस स्कीम में बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल सिर्फ एक बार दीजिए आप, 12 महीना से लेकर 14 महीना तक, उसके बाद वर्किंग कैपिटल मत दीजिए। उसके बाद वो तब तक वर्किंग कैपिटल आप दीजिए जब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन चालू ना हो जाए, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल आप नहीं दीजिए, वो खुद मैनेज करेगा। अब आते हैं टर्म लोन। टर्म लोन जिसमें कि हम उसके फिक्स एसेट के लिए दिए हैं, सेट के लिए दिए हैं, तो उसका जो रिपेमेंट पीरियड होगा वो 7 ईयर मैक्सिमम है, 3 to 7 ईयर। जब भी हम रिपेमेंट पीरियड को देखते हैं तो वो तीन भागों में बांटा जाता है, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसका लोन दिए हैं और जिसका रिपेमेंट पीरियड 12 महीने के अंदर हो, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, है ना। ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोन, जिसमें जैसे केसीसी, सीसी लिमिट, शॉर्ट टर्म लोन होता है वो। एक होता है मीडियम टर्म लोन, जो
1 साल से लेके 3 साल तक होता है, उसको मीडियम टर्म लोन कहते हैं। और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, 3 साल से लेके 7 साल तक। तो ये 3 साल से ऊपर, जैसे कि हाउसिंग लोन भी है 15 साल तक भी होता है, अभी 30 साल का, तो ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं 3 साल से ऊपर। तो यहाँ पर इसमें अगर मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड पूछेगा तो 7 ईयर है। और रिपेमेंट पीरियड का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगा कैश फ्लो पे। मान लीजिए उनका उत्पादन कैसा आ रहा है दूध का, वो कैश फ्लो पे होगा। और वो डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा कि उनके कैश में कैसे होगा, क्योंकि ये जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली। हाँ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रिपेमेंट क्या होगा। सपोज मान लीजिए आपका अपने हिसाब से फिक्स कर लेंगे उस प्रोजेक्ट का, तो उसमें देखेंगे कि उसका उत्पादन कितने मात्रा से, मुर्गी है तो उसमें लेयर क्वार्टरली में, हाँ, क्वार्टरली होगा, क्योंकि 2-2 महीने में तो बड़ा हो जाता है 2 किलो का, है ना। तो 2 किलो का हो जाता है। फिर अपन आज संडे है, आज आज कहीं बना रहे थे, हैं, कहीं ना कहीं तो बनता ही होता है। तो ऐसे है। तो ये रिपेमेंट पीरियड जो है मैक्सिमम 7 ईयर होगा। चलिए अगला बात करते हैं मोरेटोरियम। अब ये होता है मोरेटोरियम को दिया गया है 18 महीना, या जो टिल द स्टेज ऑफ इनकम व्हिच एवर इज अर्लियर। मोरेटोरियम पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां भी फिक्स एसेट में बैंक लोन देती है ना, तो वहां पर मोरेटोरियम देती है। क्यों? क्योंकि उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, आप पैसा कैसे मांगोगे? तब तो प्रोजेक्ट कैसे बढ़ाएगा? वो पता चला आप ही के डिसबर्समेंट के पैसे से ही उसको बेच बेच के आपको रिपेमेंट देगा। तो एक जब उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा, इनकम स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए हम उसको समय देते हैं कि आप जो कैपिटल लगाए हो वो कैपिटल ठीक से लगा लीजिए, अभी हम पैसा नहीं मांग रहे हैं। जब आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा तब आप अपना पैसा हमको ईएमआई पे करना। ये होता है मोरेटोरियम, ऐसी अवधि जिसमें हम ईएमआई नहीं मांगते। ये मैक्सिमम 18 महीना दिया गया है। या अगर मान लीजिए 6 महीने में ही वो इनकम स्टार्ट हो गया, तो भैया 7वें महीने से पटाना चालू कर दो। बराबर है रामकृष्ण जी? मैक्सिमम 18 मंथ्स और टिल द स्टेज ऑफ इनकम जनरेशन व्हिच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए पहले ही इनकम जनरेशन कर लिया, है ना। जैसे कि इधर अमित अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि एकदम अरे सर 2-2 3-3 महीने में तो मुर्गा बड़ा हो जाता है एकदम, है ना। और अभी त्योहार, हरियाली का त्योहार, क्या त्योहार एकदम बिल्कुल है, सब जगह मस्त बिकता है एकदम। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ रहती है? सब्जी मार्केट में। मैं आज सब्जी मार्केट गया था तो सबसे ज्यादा भीड़ तो उधर ही था। एकदम काटना भी है, छोटा पीस बड़ा पीस ऐसे ही रहता है। चलिए, तो अब आता है आपका इंश्योरेंस। जितने भी जो लाइव स्टॉक होंगे जो फाइनेंस किए जाएंगे वो इसमें इंश्योरेंस किए जाएंगे, क्योंकि अगर उनमें कोई बीमारी हो गया या कोई सा उनकी डेथ हो गई, तो ये बैंक लॉस के साथ ये उसमें चार्ज क्रिएट होगा कि उनका क्लेम जो है बैंक के अकाउंट में आएगा। तो ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक फाइनेंस बाय बैंक आर टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट ऑल पॉसिबल रिस्क विद बैंक लॉस। क्या होता है, बैंक जो फाइनेंस करती है ना, तो बैंक फाइनेंस करती है, तो जैसे कि किरण कुमार जी बता रहे हैं, बैंक जब भी फाइनेंस करती है, जहां भी पैसा लगाएगी वो सिक्योर्ड होना चाहिए। बिल्डिंग में लगाए तो बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस कराते हैं, मशीन लगाए तो मशीन का भी इंश्योरेंस लगाते करते हैं। तो ये सारे चीजों को बैंक क्लॉज में ऐड होना चाहिए। अगला है आपका डिसबर्समेंट। तो डिसबर्समेंट एज पर सैंक्शन होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ बात कही गई है कि उनको नगद में पैसा मत दीजिए। इस पूरे स्क्रीन का मतलब ये है कि मशीन कहीं से खरीद रहा है तो जो उसका सेलर है उसको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दीजिए। अथराइज डीलर को जो इनवाइस है उसको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को दीजिए, सप्लायर को दीजिए। और मार्जिन जो है स्टिपुलेटेड मार्जिन लीजिए। मान लीजिए सपोज अगर वो लाइव स्टॉक खरीद रहा है, 10 लाख का लाइव लाइव स्टॉक है, आपने 20% की मार्जिन लिया है, तो 2 लाख उससे लीजिए उस बोरोवर से, और 8 लाख आप लोन दीजिए। टोटल 10 लाख है, 10 लाख की डीडी बना के उस सप्लायर को दे दीजिए, अथराइज डीलर को दे दीजिए। फिर वहां से सामान डिलीवरी जाइए, उसका इंस्पेक्शन करिए, उसका बिल लीजिए, उसको वेरीफाई करके फाइल में लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये डिसबर्समेंट की बात कही गई है। अब आते हैं रीफाइनेंस। तो जहां भी रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड से अवेलेबल है, वो कह रहे हैं कि अगर नाबार्ड इसको रीफाइनेंस किया है तो प्रपोजल नाबार्ड के जो प्रॉपर ऑफिस से होके रोटेट होके आना चाहिए। ये बात कही कि ये ग्रामीण बैंक में ज़्यादातर ये रोटेट होके आता है, नेशनलाइज बैंक में डायरेक्टली ये सीधे ही उन लोग कर लेते हैं।
लेकिन ग्रामीण बैंक में ये नाबार्ड के इंश्योर पोर्टल में से आता होगा, या तो आपके हेड ऑफिस में इसको एचओ में देखते होंगे। अब ये एग्रीकल्चर के कौन से भाग में ये दिखता है, ये बात कही गई है। तो एग्रीकल्चर में 3 सेक्टर होते हैं। एक होगा फार्म क्रेडिट, दूसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा होगा एंसिलरी सर्विसेज। तो यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर के 2 हिस्सों में दिखाया जाता है, इसको फार्म क्रेडिट में भी दिखाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखाया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर फार्म क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेट बनता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाता है। और फार्म क्रेडिट जो है डेयरी, पिगरी और ये सारी चीज़ें जो है फार्म क्रेडिट के में भी आते हैं। तो एग्रीकल्चर के फार्म क्रेडिट में क्लासिफाई होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासिफाई होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के 3 भाग होते हैं। फार्म क्रेडिट ऐसे लोग जो सीधे खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ एलाइड एक्टिविटी करते हैं। एलाइड एक्टिविटी में गोटरी, फिशरी, ये सारे एलाइड एक्टिविटी में आते हैं, पशुपालन। और एक भाग ऐसा होता है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सेट बनता है, मार्केट यार्ड बनता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक भाग होता है एंसिलरी सर्विसेज, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग की जाती है, तो एंसिलरी सर्विसेज में आता है। तो यहाँ पर तो फूड प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, दूध निकला, दूध को बेच दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लोन होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। अब इसका आईरेक नॉर्म्स सिंपल है, जो आपका 90 डेज का जो इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स है, अगर उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया तो एनपीए कहलाएगा। As applicable for agriculture allied activity advance, 90 days delinquencies norms will be followed as per the NPA norms, IRAC norms. अगर क्रॉप लोन की बात करें तो क्रॉप लोन एनपीए कब होता है रामकृष्ण जी? टू हार्वेस्टिंग सीजन, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है नहीं, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है तो 2 क्रॉप सीजन होता है अगर ओवरड्यू हो गया तो। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉप सीजन अगर ड्यू हो गया तब। लेकिन ये हाँ, ये एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पर 90 डेज का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जब ड्यू हो जाता है, ड्यू से 90 डेज तक ड्यू हो गया, मान लीजिए उसकी ईएमआई, तो फिर वो एनपी हो जाएगा। तो ये थी आज के जो सेशन है। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, इतनी देर रात तक खाना वाना छोड़ के जो है आप लोग आज नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पे ये सेशन देख रहे थे, इसीलिए मैं भी आपको जरा अपना खाना दिखा देता हूँ। ये तो बढ़िया है, ये आप आप खाना खा खाइए। लिए क्या सर? मैं खा लेता हूँ, पहले ही खा लेता हूँ। मैं पहले ही खा लेता हूँ, क्योंकि प्राय एज ए बैंकर होने के नाते आपको एक बदलाव करना पड़ेगा, रात को ना कम खाना पड़ेगा, या नहीं तो 8 बजे से पहले खा लीजिए, या तो फिर कम से कम 9 बजे से पहले तो खा ही लीजिए, कम खा लीजिए, ठीक है। तो आज संडे था तो हम लोग पहले ही खा लिए थे खाना, हाथ कंगन को आरसी किया, आपके सामने ही है आप, है ना। तो डोसा मसाला खा लीजिए रात को। और बाकी दिन में बढ़िया जम के खाइए एकदम, है ना। संडे है ना रामकृष्ण जी, तो दिन में ना 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास पर्याप्त समय है उसको ठीक करने में, है ना। उसमें एनर्जी पैदा भी तो करना है उसको, जो भी आप खाए हैं उसको जो है आप क्या करना है, आपको उसको कंज्यूम करना है, उससे एनर्जी कन्वर्ट करना है, उसका इस्तेमाल करना है ना। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग और लंच थोड़ा हैवी होना चाहिए बस। यस, मॉर्निंग और लंच हैवी होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एज ए बैंकर आपको ना बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग साथ हमारे जुड़े हैं, और मेरा मकसद भी थोड़ा पंचसूत्र जैसा है, जैसे कि मैं हर चीज़ को पंचसूत्र से जोड़ता हूँ, लोन को भी पंचसूत्र से जोड़ता हूँ। तो मैं हमारे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म मिशन पे काम कर रहा हूँ। पहला प्राइम ऑब्जेक्ट है एजुकेशन, कि आपको सही ज्ञान हो जाए, क्योंकि अगर एक ज्ञान होने से एक इंसाइट मिल जाता है, आपके देखने का नजरिया आपका अच्छा हो जाता है। एक होता है क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन मेरा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है हेल्थ, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आप लाइट होना चाहिए, आप हल्के होने चाहिए, हैं, उड़ने लायक होने चाहिए। आपका हेल्थ जो है वो एज ए भगवान ने जो शरीर दिया है ना, वो उसका हेल्थ उसे अच्छा होना चाहिए, बीमार उमार नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, वही सब चीज़ पाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। और तीसरा जिसके लिए मैं काम करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, वो है वेल्थ।
वेल्थ होना चाहिए, क्योंकि आप धरती पर आए ना, अर्थ, धन अपने पास, आप अर्थ पे रहते हैं ना, तो कोई भी चीज आदान प्रदान करेंगे उसका सीधा सीधा संबंध होता है अर्थ से, धन से। तो हम पूरे टाइम वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, लेकिन वेल्थ मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वेल्थ कैसे मैनेज होगा? तो वेल्थ भी हमारा एक लक्ष्य है। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा वेल्थ, चौथा है ट्रेवल और एंटरटेनमेंट। ट्रेवल और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप ट्रेवल करने से सीखते हैं, आपके अंदर नई पॉजिटिव सेल्स पैदा होते हैं, आप नया चीज करने के लिए उत्साहित होते हैं, है ना। पहले मामा घर जाते थे तो कितना खुश होके आते थे, मैं महीने महीने भर गुणगान करते थे। आजकल हम लोग कहीं जाते ही नहीं, तो हमारा पॉजिटिव सेल्स पैदा नहीं होते। और पांचवी चीज जो हम काम करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, वो है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब पवित्रता, आध्यात्मिकता। तो क्या होता है, जब आप पवित्र होते हैं, आप साफ सुथरे होते हैं मन से, तो पॉजिटिव। आप, हाँ जी, तो आपके अंदर क्या होता है, शक्तियां बढ़ जाती हैं, भगवान की नेचुरल शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं। तो आप में ये आध्यात्मिकता में नैतिकता, ये सारी चीजें, सकारात्मक पॉजिटिविटी सकारात्मक पॉजिटिव आ एनर्जी जाती आ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो 5 सूत्र रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा वेल्थ, चौथा ट्रेवल एंटरटेनमेंट, पांचवा स्पिरिचुअल। ये संगम जरूर होना चाहिए। या इस धरती पर आए हैं, पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन विलीन होने से पहले इस तरीके से हम कुछ कर जाएंगे जिससे कि साथ में हमारे जो जीवन मिला है उसकी सार्थकता सिद्ध हो, परिवार के साथ भी, हमारे आसपास रहने वाले के साथ में। हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन वहां जाने से पहले एक बार आसमान छू के दिखाना है। और इस धरती में पैदा हुए, धरती में मिल जाना है, लेकिन धरती में मिलने से पहले एक बार आसमान छू के दिखाना है। तो एक अपनी एक जो पंचसूत्र में बताए हूँ, ये कैसा लगा आलोक जी, आपको अच्छा लगा? तो बहुत सही ऐसा लगा है सर। एक सर हाँ। क्वेश्चन था, हम्म। सर केसीसी में सर इंटरेस्ट समेशन दिया जाता है, और हम्म। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री के लिए। हम्म। तो सर उसमें सर अलग अलग देखा जाएगा क्या, जैसे 3 लाख तक केसीसी प्लस हाँ। 2 लाख तक एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, अलग अलग देखा जाएगा, है ना। मगर सर एक अलग सर्कुलर अलग है। आरबीआई का था 23 हाँ। नवंबर 2022 का। उसमें हाँ, सर पूरा बताया गया है कि जो है तीन हम्म। लाख तक ही मैक्सिमम हो सकता है केसीसी को ही एक हम। सेकंड जरा, इंटरेस्ट सबवेंशन जो अभी मैंने एक स्पेशल सेशन दिया था उसमें ये बताया था। इंटरेस्ट सबवेंशन अभी जो है याद नहीं आ रहा मेरे को। एक इंटरेस्ट सबवेंशन जब रिवाइज हुआ था ना, तो उसमें यस मैंने ये बैफरकेशन बताया था, जो गाइडलाइन दिया था कि इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा उसका मैक्सिमम जो है 3 लाख ही होना चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं ये। तो इसको हम लोग कल थोड़ा देख के मैं इसको रिवाइज कर दूंगा इसको, है ना। क्योंकि ओके सर। मैंने नहीं पढ़ाया है, बनाया मैं ही था, लेकिन दूसरे फैकल्टी ने पढ़ाया है। लेकिन ये बात जरूर उसमें आई है कि जो अगर दोनों में योजना में इंटरेस्ट सबवेंशन लेते हैं तो उनका मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि अभी मेरे स्क्रीन पर भी अभी नहीं खुल रहा है। तो चीज सर्कुलर देख के मैं एक बार एक छोटा सा सेशन ये भर लिया, इस पर ले सर लूंगा इंटरेस्ट 23 सबवेंशन पे। 23 नवंबर 2022 का सर सर्कुलर है जय सर आरबीआई का। हाँ, आपके पास अगर सर्कुलर होगा तो आप मुझे भेज देना, है ना। यस और सर यस नहीं तो फिर मैं तो निकाल ही लूंगा, है ना। एक यस आपने सर। हिंट दिया है, तो इस पर हम लोग बना लेंगे, एक सेशन में ही पढ़ा दूंगा, ताकि आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि यस अभी चूंकि स्क्रीन पर नहीं है मेरे पास, तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। और सर बस बहुत यही है कि बहुत अगर अच्छा लगा। सेपरेट तरीके से देखा जाए तो आप एनिमल हस्बेंड्री में 2 लाख का इंटरेस्ट सबवेंशन 2 लाख रुपए तक के लोन में मिलेगा, और केसीसी में 3 लाख। और जहां आप यहाँ पर दोनों का कॉम्बो कह रहे हैं, तो कॉम्बो के लिए मैं एक छोटा सा आज कल जब सेशन करूंगा तो कल मैं आपको ऐड कर दूंगा इसको, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए उसमें, है ना। और हालांकि एक सेशन इसमें किया हुआ था, उसमें देख लूंगा, अगर होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन करके एक सेशन बना दूंगा एग्जैक्ट चेक करके। और जो आपके पास सर्कुलर है वो जरा मुझे भेज देना पर्सनल व्हाट्सएप में, तो मैं उसको भी देख लूंगा, है ना। ओके ओके थैंक यू। चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। 5 चीजें ध्यान रखेंगे। 1 करोड़ का यूनिट कॉस्ट है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट 1 करोड़ होगा, मैक्सिमम सब्सिडी 50 लाख होगा सीप और गोट्री के केस में, मैक्सिमम सब्सिडी पिगरी के केस में 30 लाख होगा, मैक्सिमम सब्सिडी पोल्ट्री के केस में 25 लाख होगा। और इसका जो सिक्योरिटी है, 1,60,000 तक कोई सिक्योरिटी नहीं, 1,60,000 के ऊपर जो है कोलेटरल सिक्योरिटी लगेगा।
अगर कोलेटरल सिक्योरिटी में फ्लैट और लैंड है, मतलब बिल्डिंग है, तो 100% सिक्योरिटी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड है तो 150% सिक्योरिटी होनी चाहिए। और अगर गोल्ड और ज्वेलरी और एफडीआर है तो 75% सेंक्शन लिमिट का हो तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 7 साल का होगा, मोरेटोरियम 18 महीने का होगा। और आपका जो इसमें और एक चीज़ क्या देखते हैं हम लोग, इसका 18 महीने का मोरेटोरियम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में। आशा करता हूं कि जितनी देर आप स्क्रीन में रहे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हमारे रामाकृष्ण जी को याद हो गया है। तो इसी वजह से आप लोग जो हैं, श्रवण शक्ति में इतनी ताकत होती है कि हम जो भी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब प्रमोशन एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा तो हमारे रामकृष्ण जी और जो भी साथी जुड़े हुए हैं सब बना लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। और गजानन महाराज भी आ रहे हैं तो गजानन महाराज का स्वागत घर में करेंगे और आपके जीवन में वो खुशियां, मंगल और शुभकामनाएं, रिद्धि सिद्धि सब लेकर आएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। रामकृष्ण जी सबको थैंक यू बोल दीजिए और गुड नाइट कर दीजिए। आपका थैंक यू माइक सर। है। रामकृष्ण जी आज हमारे को पायलट। Thank you, sir. Thank you, sir, and thank you to all. Wish you हाँ, happy Ganesh Chaturthi, sir, to all. ओके, है ना। ये होता है ना, देखो वो जो फ्लाइट वगैरह में सफर करते हैं ना, तो आप तो को पायलट हैं तो सब लोग बोलते रहते हैं ना, अभी आप विमान में बैठ गए, है ना, सीट बांध लीजिए, फिर अब उतर गए, है ना, अभी टेम्परेचर इतना होगा, अब विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड थैंक नाइट। यू। Good night, sir.